Welcome to your own channel. Let's study with Richa. Let's start assessment for learning's next topic, that is techniques of teaching learning assessment. ये assessment for learning का next topic है. इसमें मैं कोशिश करूँगी आपको मोस्टली वर्बल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँगी बिकॉज टाइम बहुत कम है. मॉर्निंग आपका एग्जाम है और तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं थी, तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और एंड तक जरूर सुन के जाइएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. टेक्निक्स ऑफ टीचिंग असेसमेंट, इसमें हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे: प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल वर्क एंड परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़. देखिए, इस वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट्स को प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस किया है, और जो प्रैक्टिकल वर्क, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ है, इसका मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ. थोड़ी देर में अगर हो तबियत सही रही तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूँगी. ठीक है. प्रैक्टिकल वर्क होता है कि इसमें बच्चों को जो प्रोजेक्ट वर्क होता है कि बच्चों को एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक उनका जो सब्जेक्ट है उसी में से कोई टॉपिक उनको देना जिस पर कि वो प्रोजेक्ट कवर अप करें, जिसमें कि वो खुद भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको टीचर देंगे. असाइनमेंट्स क्या होती हैं कि टीचर एक टाइम बाउंड लिमिट में कोई वर्क देता है बच्चों को करने के लिए. ये होमवर्क से सेपरेट होता है. होमवर्क मतलब होता है कि उनको घर पे काम करने को दे दिया और उनको डेली बेसिस पे होमवर्क मिलता है और उनको वो करना होता है. बट असाइनमेंट होता है कि जो उनके पूरे सिलेबस के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करती हो, और टाइम बाउंड लिमिट होती है कि उनको 1 वीक के अंदर ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी होती है, या 5 डेज के अंदर, या 2 डेज के अंदर. ठीक है. और प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है कि आपको टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को वो कंटेंट देता है जिसपे कि उनको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती हैं या फिर प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाने होते हैं जिसपे कि वो उसकी वर्किंग शो कर सकें. ठीक है. और परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ की जहाँ पर कि वो बच्चे की परफॉर्मेंस को असेसमेंट कर सके, उसको ग्रेड मार्क्स दे सके अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट वर्क. प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? The exponent of method was W.H. Kirkpatrick. It is used mostly to achieve cognitive and affective objectives. So project-based learning is a pedagogical strategy in which students produce a product related to a topic. उनको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग वो अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट करते हैं. टीचर सेट्स द गोल फॉर द लर्नर एंड देन अलाउज द लर्नर टू एक्सप्लोर द टॉपिक एंड क्रिएट देयर प्रोजेक्ट. The student is constantly making choices on how to obtain, display और manipulate information. कि टीचर स्टूडेंट देखता है कि उसको किस टाइम पे कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर सेट करनी है. ठीक है. सो प्रोजेक्ट एज टीचिंग स्ट्रेटेजी. अब अगर टीचिंग स्ट्रेटेजी के लिए देखते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होता है कि टीचर प्लेसेस द रियल प्रॉब्लम रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन बिफोर स्टूडेंट्स. कि स्टूडेंट के सामने ऐसा कंटेंट उनको दिया जाए जो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड हो, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखा सकें, उसमें क्रिएटिविटी दिखा सकें, उसमें इंफॉर्मेशन सर्च करें तो उनकी नॉलेज भी बढ़े और उनके रियल लाइफ में काम भी आए. ठीक है. तो स्ट्रक्चर इस हिसाब से होनी चाहिए. स्टूडेंट प्रिपेयर प्लान्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. अब टीचर ने उसको प्रोजेक्ट दे दिया. ठीक है. अब स्टूडेंट क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं. ठीक है. वो अपने आप ही प्लान बनाते हैं कि उनको किस तरह से इन्फॉर्मेशन कहाँ से, आइडिया टीचर्स दे सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, बट सर्च स्टूडेंट्स को खुद ही करनी पड़ती हैं. ठीक है. सो प्रोजेक्ट में बी कंस्ट्रक्टिव, आर्टिस्टिक, प्रॉब्लम सेंटर्ड, ग्रुप प्रैक्टिस. तो प्रोजेक्ट इन किसी भी तरह से हो सकता है. ठीक है. कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि आप उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हो और वो उसके रिगार्डिंग जितनी भी क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हैं काम वो करते हैं. ठीक है. प्रॉब्लम सेंटर्ड मीन्स कि आपने उनको एक प्रॉब्लम दे दी और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है वो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है. उसमें क्रिएटिविटी हो चाहे नहीं हो, बट उस प्रॉब्लम के रिलेटेड प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रुप प्रैक्टिस की वो एक ग्रुप को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि उनको कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन करना आए. ठीक है. तो प्रोजेक्ट का ये भी काम हो सकता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क. प्रिंसिपल्स क्या होंगे? द प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी लर्न व्हेन अवर माइंड्स आर रेडी टू रिसीव. अब देखिए, टीचर क्लास में आया है. ठीक है. क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं. अब हम कह देते हैं कि 2 बच्चे बहुत ही मोस्ट इंटेलिजेंट हैं. ठीक है. बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मीडिएटर हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं पर भी जाते हैं इन्फॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब क्लास में टीचर उस इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग कुछ पढ़ाता है तो वो उसको रिलेट करके अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में टीचर जो पढ़ाता है उसको इंटरेस्ट से उसी टाइम सुनते हैं. मे बी दे आर नॉट मतलब वो क्लास के बाहर उस इन्फॉर्मेशन को रिलेटिवली बाद में देखते हैं, पहले वो नोटिस नहीं करते.
ठीक है, मतलब वो रेडी हैं क्लास में पढ़ने के लिए। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, मीन्स वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं कि फिजिकली वो क्लास में है बट मेंटली दे आर नॉट इन द क्लास। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कि जो आपने पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसकी रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब ये रिवीजन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में ही होगी, प्रैक्टिकली भी हो सकती है, ड्राइंग में भी हो सकती है कि आपने पिक्चर्स बना के देख लिया, एक फ्लो चार्ट बना के देख लिया, है ना। लॉ ऑफ अफेक्ट, दिस लॉ states that if the learning is to be effective and fruitful it must be accompanied by satisfaction when they manipulate their activities, कि जब भी वो अपनी एक्टिविटीज़ को मैनिपुलेट करते हैं तब उनका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी। अब प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले होगा आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना कि किस तरह की प्रॉब्लम या कंसेप्ट बच्चों को दिया जाए। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा, टू सिलेक्ट एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को डिफाइन भी करना पड़ेगा, है ना। स्टेप 3 टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर प्लान क्या होगा। अब इसके लिए आप रफली फ्लो चार्ट बना सकते हो, 2-3 फ्लो चार्ट बना के देखो जिसमें कम स्टेप्स में हो रहा है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आप पहुंच रहे हो, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप 4 इज टू इम्प्लीमेंट द प्लान। स्टेप 5 टू इवेल्युएट द वर्केबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो भी आपने प्लान फाइंड आउट किया है फाइनल करने के लिए, वो इवेल्युएट भी करना है कि वो वर्क करेगा या नहीं। ठीक है, स्टेप 6 टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको रिकॉर्ड भी बना के रखना है कि आप कितने सक्सेसफुल हुए हो, किस लेवल तक कितनी बार सक्सेसफुल हुए हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तो कितने प्रोजेक्ट्स में सक्सेसफुल हुए हो। फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट लर्निंग, अब फीचर्स क्या होंगे कि इससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। कैसे, क्योंकि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं अच्छे से। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज सबको ही प्रोजेक्ट अपना इंडिविजुअल प्रिपेयर करना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, अब एक जो आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो वो एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कंसेप्ट भी होंगे जो आपके बाकी किसी सब्जेक्ट से इंटर रिलेट होंगे। जैसे कि कोई टॉपिक आपके सोशल साइंस से रिलेटेड होगा, कोई टॉपिक आपके साइंस से रिलेटेड होगा, या कोई टॉपिक आपके मैथ से रिलेटेड होगा। तो ये इंटीग्रेट करता है। इससे क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी इक्वलिटी में ही वर्क करना है। ठीक है, इनकरेज कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, कोलैबोरेट करो, कोलैबोरेशन होता है, बच्चे कोऑपरेट करना सीखते हैं। इनकलकेट टीम स्पिरिट, अब जब बच्चे एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मान लो कि 2 बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया, तो वो एक दूसरे के साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का पॉइंट सुनते भी हैं और अपना रखते भी हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। Learn new techniques like making charts, displaying models, because whenever they are working on the project they try to make it more impressive। ठीक है, देखने में भी बहुत अच्छा लगे, तो इसलिए वो डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स बनाते हैं, कलर चार्ट्स बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, या मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ इज असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होती हैं? असाइनमेंट्स आर टास्क रिक्वायरिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड अ फाइनल टेंजिबल प्रोडक्ट दैट enables टीचर टू assess what his students know and don't know, कि उनके स्टूडेंट्स, टीचर का जो स्टूडेंट है उसको कितनी नॉलेज कंसेप्ट से हुई और कितनी नहीं हुई। ठीक है, होमवर्क, जो मैंने आपको पहले बताया था कि होमवर्क जो होता है वो टास्क होता है जो कि बच्चों को डेली बेसिस पे करना होता है, जबकि असाइनमेंट टाइम बाउंड लिमिट में होता है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट मीन्स द टास्क ऑफ वर्क दैट इज गिवन ऑन एन इंडिविजुअल स्टूडेंट और टू ए क्लास। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टू अ क्लास का मतलब यह है कि एक क्लास के 2 सेक्शंस के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कि आपको पूरी क्लास को मिलके ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। उस असाइनमेंट को सब असाइनमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज और एक्सपेंडिशन टू अ स्टूडेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर्स टू डिटरमाइन हाउ मच एंड हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि जैसे आपने एक यूनिट कंप्लीट किया, उसका टेस्ट लिया, उसमें देखा कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, मार्क्स के बिहाफ पे आप ये एनालाइज करते हो कि बच्चे को वो कंसेप्ट कितना समझ आया होगा। अगर मोस्टली बच्चे हैं, उसमें क्या होता है कि अगर मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो उस कंसेप्ट को दोबारा से टीचर समझाता है, फिर टेस्ट लेता है और फिर एनालाइज करता है। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, तो वो उन कुछ स्टूडेंट्स को ही सेपरेट बुलाकर या एक्स्ट्रा क्लास लेकर उनको समझाते हैं। ठीक है, Definition of assignment according to M. P. Moffat 1955, assignment might be defined as an agreement between the student or group of student and the teacher of work to be done.
टाइप ऑफ असाइनमेंट। अब देखिए असाइनमेंट की क्या टाइप हो सकती है। फर्स्ट इज ऐसे। ऐसेज में क्या होता है कि टीचर बच्चों को कहता है कि आपको मैं एक टॉपिक देता हूँ, मोस्टली कोशिश की जाती है कि वो टॉपिक रियल वर्ड से भी हो और दूसरा उनके सिलेबस से भी हो। ठीक है, आपको ये ऐसे लिख के लाना है 3 पेजेस का, और आपके पास टाइम लिमिट है 2 डेज की। मतलब एक दिन आप सर्च करते हो, दूसरे दिन आप लिखते हो, जो भी आपका थॉट प्रोसेस बनता है। राइटिंग और रिसर्च पेपर्स कि आपको राइट क्लिक करना है या कोई रिसर्च पेपर्स बनाने हैं। ओरल प्रेजेंटेशंस कि आपको ये टॉपिक दिया जाता है और आपको ओरल प्रेजेंटेशन क्लास में देनी है। ठीक है, आप क्या करते हो, इसमें क्या करते हो, आप पेजेस के ऊपर अपनी हेडिंग्स लिख लेते हो और फिर उसको प्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट के भी पर भी आप इसको शो कर सकते हो। केस स्टडीज के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जरूर देख के जाइएगा। लैब्स में जाकर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखानी है। ग्रुप असाइनमेंट्स की आप एक ग्रुप डिवाइड कर देते हो, जिसमें कि 5 या 6 बच्चे रखते हो, और ग्रुप्स में क्या करते हैं बच्चे, 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे अपनी ड्यूटी लगा लेते हैं कि हम इतने टॉपिक को कवर करेंगे, फिर उसको कंबाइन करके एक असाइनमेंट तैयार करके टीचर को सबमिट करवाई जाती है। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ असाइनमेंट कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई पर्पस। देखिए अगर आपने ऐसे ही टाइम पास के लिए असाइनमेंट दे दिया तो स्टूडेंट्स विल नॉट बी सीरियस फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पर्पस ज़रूर होना चाहिए और बच्चों को भी वो बताना चाहिए। सिलेक्ट असाइनमेंट टाइप कि किस तरह की वो असाइनमेंट है। कंस्ट्रक्ट द असाइनमेंट, फिर आप बच्चों को असाइनमेंट बनाने के लिए देते हो। डेवलप ग्रेडिंग क्राइटेरिया कि आप किस बिहाफ पे ग्रेड लगाओगे, ये आपको लेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स आकर पूछते हैं कि भाई हमारे बच्चे के असाइनमेंट में मार्क्स कम क्यों लगे हैं, तो आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आपने किस बिहाफ पे ग्रेडिंग क्राइटेरिया बनाया था। ठीक है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ फीडबैक, इनफॉर्मल और फॉर्मल। आपको फीडबैक किस तरह से देनी है वो भी आपको बताना पड़ेगा, या आपको खुद से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। प्रिपेयर स्टूडेंट, फिर आप स्टूडेंट्स को बताते हो, प्रिपेयर करते हो। मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, फिर आप स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हो कि किस बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से किया है। ग्रेड असाइनमेंट, फिर आप ग्रेड असाइन कर देते हो। इवेल्युएट, फिर आप इवेल्युएट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ असाइनमेंट असेसमेंट। मिनट पेपर एंड मडिएस्ट पॉइंट। मडिएस्ट पॉइंट में क्या होता है कि आप 1 वर्ड क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कि किसने किया, है ना। मिनट पेपर में क्या होता है कि वो थोड़ा सा लेंथी चला जाता है, 2 या 3 लाइन्स के ऊपर। ओके, वन लाइन वर्ड जो होते हैं। 1 सेंटेंस समराइज चैलेंज कि आप चैलेंज करते हो स्टूडेंट्स को कि आपको 1 वर्ड में समराइज करना है। जैसे कि रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन में होता है कि आप पूरे पैराग्राफ को रीड आउट करते हो, फिर आप उसको समराइज कर लेते हो कि इसका हेडिंग क्या हो सकता है ना, समराइज करते हो 1 सेंटेंस में। रीडिंग रेटिंग शीट्स एंड assignment assessment task, reading rating sheets, assignment assessment, these are the techniques which you can use to assess। अब स्ट्रेंथ क्या होगी इसमें कि इजी है, क्योंकि आपको एक टॉपिक चूज करना है। वो टॉपिक चूज करने में आप कितना टाइम लगाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर एक्सपीरियंस टीचर होगा बहुत जल्दी ये काम करेगा, है ना। सो ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग टू कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम। promotes higher order thinking like application, synthesis and evaluation. Transfer and generalization more likely than for exams. And limitations may require additional sources like lab space or other facilities, because if student have to show the experiment, and definitely they need a lab na, and the equipments may require class time, कि हो सकता है कि बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आया तो आपको क्लास के लेक्चर के बीच में ही उसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा करनी पड़े, या उनको समझाने में कुछ टाइम ज़्यादा लगे, या बच्चे जो प्रॉब्लम्स असाइनमेंट के रिगार्डिंग ला रहे हैं उसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगे, बिकॉज टीचर हेल्प करेगा, प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। टिपिकली मोर टाइम कंज्यूम्स टू ग्रेड देन एग्जाम्स, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्स में आपको पैटर्न सेम होता है, आपको पता होता है, मार्क्स सिस्टम भी आपने सेम लगा रखा होता है और उनको सेम क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट्स बच्चों को असाइन करते हो, डिफरेंट टॉपिक पे असाइन करते हो। तो अगर आप सेम पर भी कर रहे हो तो उनके लेवल आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि किस लेवल के बच्चे को आप हाई ग्रेड दोगे और किसको आप लो ग्रेड दोगे। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मे बी लेस इफेक्टिव फॉर इंट्रोडक्टरी लेवल कंटेंट। अगर इंट्रोडक्टरी लेवल पे देखा जाए तो इट मे बी लेस इफेक्टिव, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादातर रोल जो है वो स्टूडेंट का होता है। ठीक है, so this was my session. I hope you liked it. So keep watching my channel and subscribe it if you have not subscribed. Thank you so much.